हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। यूजीसी नेट और जेआरएफ स्टूडेंट के लिए आज बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें जानना कि आखिरकार यूजीसी नेट और जेआरएफ क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इनके बीच का अंतर नहीं समझ पाते हैं और जो असली बेनिफिट्स है, असली जो फ़ायदा है इससे हो सकता है आप सभी को, वो भी आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। तो आज हम जानेंगे कि यूजीसी नेट और जेआरएफ क्या होता है, कौन दे सकता है, इससे आपको क्या क्या कैरियर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कितने ईयर तक वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एवरी ईच जो चीज़ें होंगी मैं सारी चीज़ों पे डिटेल के साथ बात करूंगी ताकि इसमें से आपकी जो भी डाउट्स वगैरह हैं उसमें क्लैरिटी आ जाए। तो ये क्लास बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत यूजफुल है। अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो शायद अभी तक जो आप मन नहीं बना पा रहे थे कि यूजीसी नेट बहुत टफ होगा, हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, सो बेसिकली यहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि यस मुझे भी ये एग्जाम देना चाहिए। तो जो लोग दिसंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले ये जो मेरा वीडियो है इसको कंप्लीट देखिएगा। आई नो जिनका अपने ही सब्जेक्ट में कमान बहुत अच्छा है, अपने सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो इस वीडियो को देख के आप ये फॉर्म जरूर फिल करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा और ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये जो यूजीसी नेट है वो क्या होता है। पहली बात तो आप जानिए कि ये जो यूजीसी नेट है इसका पूरा नाम क्या होता है। आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये। और ये परीक्षा कौन करवाता है? ये एनटीए करवाता है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, एनटीए के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और यहाँ पे ईयर में 2 बार अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ईयर में 2 बार यानी आपका जून और दिसंबर में एग्जाम होता है। तो जून में ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, अब आंसर की और रिजल्ट आने का वेट हम कर रहे हैं। और इसके साथ जिन लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं हुआ, जिनको लग रहा है कि शायद मैंने वो एग्जाम में मैंने अपना 100% नहीं दिया है, तो वो दिसंबर के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइम आपका एग्जाम होता है, एक जून में और एक आपका दिसंबर में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, इसका जो मेन मकसद है, इसका जो मेन फोकस है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य उम्मीदवारों का क्या करना है, चयन करना होता है। देखो सबके अपने अपने अलग अलग मतलब सब्जेक्ट होते हैं। मान लो किसी ने इंग्लिश लिया है, किसी ने एजुकेशन से किया हुआ है, आपने पीजी कर लिया है यानी आपने एमए किया है। ठीक है, तो एमए में जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आपको क्या करना होता है, यूजीसी नेट का फॉर्म भरना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूं कि जैसे आपका होम साइंस सब्जेक्ट है यानी गृह विज्ञान है। ठीक है, होम साइंस को क्या बोलते हैं, गृह विज्ञान। तो अगर आपका सब्जेक्ट गृह विज्ञान है तो इसका कोड क्या होगा, 12। अगर आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है या इंग्लिश है या आपका और भी कोई सब्जेक्ट है तो उसके अलग अलग आपके कोड होते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा कि अगर मान लो कभी आप यूट्यूब में सर्च करते हो होम साइंस के लिए तो आखिरकार ये जो 12 कोड लिखा रहता है ये क्यों लिखा रहता है, तो आज आपको थोड़ा सा इसका रीजन भी समझ में आ गया। ठीक है, एंड अब बात करते हैं जेआरएफ की। तो नेट का मैंने आपको बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्या कर सकते हो। अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म आता है, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जेआरएफ की अगर मैं बात करूं तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेट के अंदर ही एक अतिरिक्त बेनिफिट होता है। कैसा बेनिफिट्स होता है, देखो अगर मान लो नेट में आपके नंबर आए, जैसे मान लो 150 160 नंबर तक आपने नेट में पाए और आपका नेट क्वालिफाई हो गया। ठीक है, जैसे अब मेरिट के बेस पे होता है ना, किसी हिसाब से मेरिट जा रही है उस बेस पे होता है। अब मान लो आपके लिए जेआरएफ के लिए जो मेरिट जाती है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल आपको जर्नल के लिए लेती हूँ यानी सामान्य वर्ग के लिए जो होता है, तो अगर मैं बात करूं कि आपका जो नेट है, ठीक है, आपका नेट है यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपका मान लो मेरिट गई 160। ठीक है, वहीं अगर मैं जेआरएफ के लिए बात करूंगी तो जेआरएफ की मेरिट कितनी गई, मान लो 200 गई। मान लो एक एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो नेट तो आपका 160 में हो जा रहा है, लेकिन जेआरएफ के लिए आपको कितना चाहिए, 200 चाहिए। 300 का पूरा रहता है, उसमें से आपको 200 चाहिए। तो ये आपके मेरिट पे बेस होता है। अभी जर्नल वालों का एक बार 214 भी गया है, तो इसका कोई कंफर्मेशन नहीं हो। तो एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है किस तरह का एग्जाम में टफ है, इजी है, उस हिसाब से आपकी मेरिट तय होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स ज्यादा आते हैं, नंबर ज्यादा आते हैं, तो आपका क्या होता है, जेआरएफ की कट ऑफ भी आप पार कर जाते हैं, आपको क्या मिलता है, जेआरएफ मिलता है। ठीक है, तो 2 सर्टिफिकेट मिलती हैं, एक नेट की मिलती है और एक जेआरएफ की मिलती है, वो आपको ऑनलाइन आपके घर पे आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसके तहत आप क्या करते हो, पीएचडी के लिए एडमिशन में आपको थोड़ा सा हेल्प मिल। देखो पीएचडी आप ऐसे भी कर सकते हो, प्राइवेट भी कर सकते हो, नेट क्वालिफाई करके भी कर सकते हो, जेआरएफ के साथ करते हो। बेनिफिट आपको क्या मिलता है जेआरएफ के साथ करने में, आपको थोड़ा सा पैसे का भी फायदा होता है। जैसे अभी 31,000 से 35,000 तक का आपको दिया हुआ है वजीफा, लेकिन अब इसकी क्या है, बढ़ गई है, आपका लगभग 40 से 45 तक अब आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूंगी, जो भी मैंने भी अभी बहुत सारे जो जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं जो पीएचडी कर रहे हैं उनसे मैंने बात की है, तो उन्होंने भी बोला कि अब थोड़ा सा पहले तो ये था, अब यहाँ पे आपका एचआरए भी होता है। ठीक है, प्लस एचआरए होता है। तो अगर हम बात करें तो 40 से 45,000 आपको मंथली मिलता है। महीने की बात कर रही हूँ, ईयर की बात नहीं कर रही हूँ। तो देखो नेट क्वालिफाई करने में अगर आपकी यूनिवर्सिटी 10 से 12,000 रुपए आपको देती है तो मैं भी दे सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको पैसे भी मिलते हैं, साथ साथ में आप अपना पीएचडी भी कंप्लीट करते जाते हो। तो बहुत ज्यादा आपके पास प्रेशर नहीं होता है कि मुझे ये करना है, फिर कोई भी चीज बनानी है, कोई भी चीज रिसर्च करनी है, तो आपको अपने पैसे नहीं लगाने पड़ते, आपको ऑलरेडी पैसे मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। बस ये है कि आपको हार्ड वर्क करना है। ठीक, तो जेआरएफ की वैधता क्या है, 3 साल होती है। ठीक है, 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। जैसे आप पीएचडी करते हो तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि 3 साल में ही कंप्लीट कर लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर जैसे अब आपको कोई 40 से 45,000 दे रहा है और आप कोई भी जॉब पकड़ोगे तो भी आपको अगर इतनी सैलरी से स्टार्टिंग होगी, तो आप क्यों नहीं चाहोगे कि भाई हम 5 साल तक करें, ताकि कंप्लीट भी होता रहे और इनकम भी जनरेट होती रहे। ठीक है, तो साथ साथ में ये काम हो जाता है। अंतर क्या है यूजीसी नेट और जेआरएफ में, बेसिकली अंतर क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूजीसी नेट जेआरएफ उद्देश्य क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता या रिसर्च और पीएचडी में सहायता, आर्थिक लाभ, जैसे आपको मैंने बताया कि भाई आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, 31 से 35, 40 से 45 के आसपास एचआरए के साथ। ठीक है, 3 से 5 ईयर का होता है। यहाँ पे आयु सीमा कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से देखो, मैं अगर बताऊं कि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, तो यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए पहले महिलाओं में ऐसा नहीं था कि एज में मतलब ये था, तो यहाँ अब महिलाओं के लिए 35 ईयर कर दिया गया है, वो चाहे जनरल कैटेगरी की ही क्यों ना हो। अगर आप सामान्य वर्ग के भी हैं तो भी जो महिलाएं हैं उनके लिए 35 ईयर हो गया है। ओबीसी एससी एसटी के लिए छूट है। ठीक है, नेट आप कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, इसके लिए आपको एज लिमिटेशन कोई भी नहीं है, मतलब एज बाउंडेशन नहीं है कि इतने ईयर में आपको क्या करना है, नेट क्वालिफाई करना है, इसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ जेआरएफ की बात करूंगी तो इसका एक बाउंडेशन है, आपको इतने ईयर में आपको कंप्लीट करना होगा। मतलब जैसे मान लो आपकी जो एज है वो 35 साल पूरी हो चुकी है, तब अगर आप फॉर्म फिल भी करते हैं तो आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं मान सकते। नेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, वो आपको कोई एज लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए आपको एज मैटर करती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, अलग अलग इसके लिए अगर आप देखेंगे तो डिटेल में आपको मिल जाएगा, अलग अलग जो आपकी कैटेगरी है। ठीक है, दिव्यांग के लिए भी थोड़ा सा छूट है, ओबीसी एसटी वालों के लिए छूट है, बाकी जो जनरल वालों के लिए तो मैंने आपको 30 ईयर बताया। ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा सा बढ़ गई है, 35 ईयर हो गई है। ठीक, योग्यता की बात करें अगर हम, मतलब आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो, ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पीजी में 55% या 50%, देखो अगर आप जनरल के हैं यानी सामान्य वर्ग के हैं तो आपका एमए में, अगर पीजी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं,
आपने एमए किया हुआ है तो एमए में आपके 55% होने चाहिए, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली आ जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे जो SC ST OBC या PWD वाले हैं उनके लिए 50% है, ठीक है, ये आपके लिए योग्यता है। फाइनल ईयर पीजी स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमए कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं और आपका लास्ट ईयर चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि अब फॉर्म आ गया है, हम भरे या ना भरे, तो आप भर सकते हैं, वो आपका वैलिड माना जाएगा। तो अगर आप फाइनल ईयर के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। अब बात करते हैं आपके नेट और जेआरएफ के बाद कैरियर विकल्प क्या क्या होते हैं। अब हर एक स्टूडेंट ये सोचता है एग्जाम देने से पहले कि आखिरकार हम ये एग्जाम दे रहे हैं तो आगे का कैरियर क्या है, हम किस क्षेत्र में जाएंगे, हमको क्या जॉब करनी होगी, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होते हैं, जो कि नेचुरल है। हर एक स्टूडेंट जानना चाहता है कि आखिरकार इसके बाद हम करेंगे क्या, ठीक है। तो यहाँ अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है वो बन सकते हैं। तो जैसे ही आपका नेट क्वालिफाई होता है तो तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, आपका पीएचडी कर सकते हैं, जेआरएफ के साथ फंड भी मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और आपका जेआरएफ क्वालिफाई है, आपने जेआरएफ पास किया हुआ है, तो आपको फंड भी मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 40 से 45 हजार तक आपको मिलेगा मंथली। तो देखो एक तरीके से आपका कोर्स भी कंप्लीट होता जा रहा है भाई, पीएचडी करना बहुत बड़ी बात है ना। और उसके बाद आपको फंड भी साथ साथ में मिल रहा है, तो ना आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, ना आपके पास इतना ज्यादा प्रेशर है। बस आपको क्या करना है, इस एग्जाम में इतनी मेहनत करनी है, मतलब अच्छे मार्क्स लाने के लिए। भाई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट को डर लगता है निगेटिव मार्किंग में। यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग भी नहीं मिल रही है। आपको क्या करना है, बस अपने सब्जेक्ट में स्ट्रांग होना चाहिए। आप अपने सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, पेपर 1 ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, बहुत ज्यादा मैथ वगैरह आती है नहीं है, तो आप आराम से उसको कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करो, ठीक है। मैं उसके बाद आपको बताऊंगी भी कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट लेके मैं आपको बताने वाली हूँ। सो डोंट वरी, एक एक स्टेप में मैं आपको बात करूंगी, ताकि जहां पे भी, क्योंकि देखो जिन्होंने ऑलरेडी पहले से एग्जाम दिया हुआ है उन्हें तो थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट मैं अभी भी देखती हूँ जिनको शायद नेट जेआरएफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने पीजी कर ली है लेकिन उन्हें कुछ भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो यहाँ से सारी नॉलेज उन्हें मिल जाएगी एक ही बार में। बात करते हैं रिसर्च जॉब, जैसे डीआरडीओ, आईसीआर, आईसीएमआर आदि में आप कर सकते हो रिसर्च के रूप में, ठीक है। नेट पास होने से कई सरकारी और निजी नौकरियों में प्राथमिकता भी मिलती है। अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो कई कॉलेज भी आपको रख लेते हैं। अगर आप किसी स्कूल में मतलब पढ़ाना चाहते हो, कि मतलब किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, तो आपके पास अगर नेट की डिग्री है, आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, तो आराम से आप पढ़ा सकते हो। और जानते हो कॉलेज की सैलरी भी ऐसा नहीं है कि आपको 10-15 हजार में दे देंगे, 20-25-30 हजार तक आपको सैलरी आराम से मिल जाएगी। तो बेसिकली ऐसा तो नहीं होगा कि आप बेरोजगार रहेंगे, आपके पास एक रोजगार का अच्छा खासा सोर्स रहेगा। बस आपको करना क्या है, इसके लिए आपको मेहनत करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं इससे पहले कि आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, A to Z में सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। देखो अगर आप नए लर्नर हो या पुराने लर्नर हो, अगर बार बार फेल हो रहे हो, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है किन्हीं कारणों से, या नेट क्वालिफाई हो रहा है, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो रहा, सबसे अभी आपके पास मौका है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, वो वीडियो जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपको बताया है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, ठीक है, कैसे कैसे पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजों में मैंने डिटेल के साथ बात की है। यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको करना है जो पिछले वर्ष के प्रश्न है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको पहले लगाना शुरू करना है। इस बार भी मैंने आपको देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आए हैं। कुछ एक्स्ट्रा आपके जो कोर्स है उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस अच्छे से समझो, सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। जिन्होंने सिलेबस अच्छे से समझे, भाई लेंदी है सिलेबस, पूरा करने में आपको समय लगेगा। जुलाई चल रही है, दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, तो अभी आपके पास प्रॉपर समय है। मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो डाली है 150 दिन की, आप उसको देखकर अपना एक प्लान डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है और किन किन चीजों में ज्यादा फोकस करना है।
है। मैंने सारी चीजों में डिटेल से बात की है, क्योंकि देखो अभी हमारा स्टार्टिंग फेज है। अगर हम अभी से स्ट्रैटेजी के साथ अच्छे से चीजें करते हैं तो आगे जाके हमारे लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। भाई एग्जाम में कॉन्फिडेंट कब आता है? जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, जब हमने मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया हो, साथ साथ में हम रिवीजन भी कर रहे हो, तो हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंट डेवलप होता है कि यस मेरा कंप्लीट है। अब चाहे एग्जामिनर जहां से भी क्वेश्चन पूछे, मैं आराम से उन क्वेश्चनों को कर पाऊंगी। कुछ ना कुछ तो हर एक स्टूडेंट का मिसिंग होता ही है, वो नेचुरल है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी एग्जाम में आप 100% आप हो जाओगे, लेकिन उम्मीद और जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो 100% ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसके बाद सिलेबस आप अच्छे से समझ ही गए हो। उसके बाद आप क्या करो कि आप पहली बात तो सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाना शुरू करो। नोट्स बहुत लेंदी मत बनाओ, बहुत सारी बुक्स प्रेफर मत करो, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में भी मिस्टेक्स हैं, जो कि मैंने भी परचेज की थी स्टार्टिंग में। तो मैंने देखा था कई सारी बुक्स हैं जिनमें आपको आंसर भी रॉन्ग मिलेंगे और आप उसको सही मान के उसी आंसर को आप सही मान सकते हो। तो ये जो है ना, ये फिर गलत हो जाता है। तो एक तरीके से ऐसी बुक्स लीजिए जो आपको क्या कहते हैं वैलिड हो, जो जिसमें आपका सही लिखा हो। वो बुक भी मैं आपको बता दूंगी। अगर आप पीजी आपने किया है, अगर आप पीजी वाली बुक पढ़ सकते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, पीजी में जो आपको बुक्स मिलती हैं या इग्नू के जो नोट्स हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। फ्री में भी आपको नोट्स अवेलेबल मिलते हैं। आप यूट्यूब पे गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पे भी मैंने आपको बताया हुआ है एक वीडियो में कि आप फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। हिंदी इंग्लिश में लैंग्वेज में भी कई बार प्रॉब्लम होती है कि कई सारे नोट्स हमें इंग्लिश में मिलते हैं, हिंदी में नहीं मिलते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व हो जाएगी, बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। यहाँ अगर मैं बताऊं आपको तो मैं इस चैनल पे आपको पेपर 1 और जो पेपर 2 है ये दोनों की तैयारी कराती हूँ। पेपर 2 आपका क्या है? होम साइंस है। ठीक है, तो पेपर 2 आपका होम साइंस है और पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है। यानी उसमें आपके डीआई हो गए, आईसीटी हो गए, पीपल डेवलपमेंट हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सभी जो यूनिट्स हैं इनको मैं कवर करती हूँ आपके क्वेश्चनों के माध्यम से। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा मैंने आपको ऐसी क्लासेस दी हैं जहां पे हमने क्या थ्योरी वाइज चीजें की हैं, ये नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ थ्योरी हैं और आपकी प्रैक्टिस सेशन लगातार है। तो यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 आपको दोनों चीजें मिलेंगी। आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप होम साइंस सब्जेक्ट के हैं तो आपके लिए और इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट कुछ और है होम साइंस के अलावा तो आप पेपर 1 के लिए यहाँ देख सकते हैं। पेपर 2 आपका जो सब्जेक्टिव है उसके लिए आप जो आपको बेटर लगे, बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं इतना कहूंगी कि एमए के नोट आपने जो पीजी किया है उन नोट्स को पढ़िए। अगर पीजी के नोट्स बुक वगैरह आपके पास है तो वो बेस्ट है, वो आपको काफी हेल्प करेगा। उसके साथ साथ इग्नू के नोट्स पढ़ सकते हैं। इग्नू के नोट्स के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिएगा। अगर आप मॉक टेस्ट परचेज कर लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। उसमें आप लगातार मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस कीजिए, जो क्वेश्चन गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, कैसे गलत हुआ है, उसका राइट आंसर क्या है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। और मैं सच्ची दिल से आपको यही कहूंगी कि आप इस एग्जाम को दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम आपके लिए बहुत जरूरी है। हम कई बार सोचते हैं मेरा मैथ अच्छा नहीं है, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मैं इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रही, मैं उस एग्जाम को क्रैक कर नहीं पा रही। लेकिन ये ऐसा एग्जाम है जिसमें केवल आपको अपने मतलब जो सब्जेक्ट है उसमें स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका अपना सब्जेक्ट में कमान है, आप पावरफुल हो, आप अपने सब्जेक्ट से अच्छे से पेपर कर सकते हो, तो उस पे ध्यान दो, है ना। अपना सब्जेक्ट सबसे अच्छा होता है। कभी आप पढ़ाने के लिए जाते हो तो देखो अपने सब्जेक्ट में कोई चीज बताते हो तो एक्स्ट्रा भी चीजें आप ऐड करके बता सकते हो, है ना। तो यहाँ पे बस क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। बहुत जल्द मैं इसकी लगातार कंटिन्यूअस क्लासेस लाऊंगी। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको क्विजेज भी मिलेंगी, यहाँ से रिलेटेड जो पीडीएफ वगैरह होगी वो भी मिलेगी। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी जो आपका टेलीग्राम लिंक है वो आपका होगा। तो आप ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हैं, ठीक है, और एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। देखो आपका जो एम है वो जेआरएफ होना चाहिए, ना कि ओनली नेट।
ओनली नेट क्वालिफाई करना आपका बेसिकली मोटिव नहीं होना चाहिए। हमेशा एक मोटिव ऊपर रखो, तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के बारे में सोचोगे तो जेआरएफ ही क्वालिफाई होगा। तो 2025 दिसंबर जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए जुड़े हमारे साथ, तैयारी और बेहतर तरीके से करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि क्या आप दिसंबर अटेम्प्ट यूजीसी नेट के लिए तैयार हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपको यूजीसी नेट में जेआरएफ क्वालिफाई हो। ठीक है, सो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।